नमस्कार, सूबे की सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा चुनाव पर बीजेपी की बैठक, बीजेपी मुख्यालय में हो रही है चुनाव पर चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, सुरेंद्र नागर भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो चुनाव के मद्देनजर लगातार चर्चा चल रही है। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में इस बीच बैठक चल रही है और इस बैठक में चुनाव पर मंथन हो रहा है, यानी चुनाव पर चर्चा हो रही है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल है बीजेपी के, और उधर चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव समेत कई लोग और भी शामिल है। इसकी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर हरियाणा चुनाव पर बीजेपी की बैठक चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में चुनाव पर चर्चा हो रही है। तो लगातार बैठक में मंथन चल रहा है। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी इस बार ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि इस बार चुनाव में चैलेंजेस काफी ज्यादा बताए जा रहे हैं। लगातार बैठक चल रही है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इस बैठक में शामिल हैं। साथ ही हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव समेत कई लोग इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चर्चाएं इसमें हरियाणा चुनाव को लेकर चल रही हैं और बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में ये बैठक चल रही है। जब सभी लोग पहुंच रहे थे बैठक में, तो उस दौरान मंत्रियों के काफिले का ये सिलसिला था जो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। दरअसल बीजेपी मुख्यालय में मुख्यालय की तस्वीरें जब बैठक में शामिल होने के लिए यहां पर लोग पहुंच रहे थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए और इसके साथ ही जो है कई अन्य लोग भी इस बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। हरियाणा चुनाव पर खासकर इस बैठक में मंथन चल रहा है और लगातार ये बैठक चल रही है। और उधर चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ प्रदेश के बड़े नेताओं की चर्चा हो रही है। कांग्रेस प्रदेश में उम्मीदवारों के नामों के साथ ही दूसरी पार्टियों से भी गठबंधन पर चर्चा कर रही है। इसी के लिए एक कमेटी भी बनाई गई और बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस अभी आम आदमी पार्टी से बात कर रही है, लेकिन सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच इसे लेकर चर्चा भी हुई। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है हरियाणा में, जबकि कांग्रेस 7 सीटें देने को तैयार है। और चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी भी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी में बैठकों और मंथन का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का कहना है कि गुरुवार से यानी हरियाणा में नामांकन शुरू हो जाएंगे। पार्टी हाईकमान को भी इन सभी बातों की जानकारी है। मोहनलाल बडौली ने कहा कि पार्टी ने विधानसभा की सभी 90 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा पूरी कर ली है। राजनीति करता है, समाज के लिए काम। आज 4 तारीख है और 5 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। सभी चीजें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ध्यान में है और मुझे लगता है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व की आज हो जाए कल हो जाए, बहुत जल्दी। लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के पर्व में सभी की भागीदारी हो, सबके विचार शामिल हो, सबकी बातें सुनी जाएं। पूरा समय राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, इसलिए अनेक ऐसी बैठकें हुई हैं। सभी 90 सीटों पर सभी नामों पर चर्चा हुई है और जैसे ही नाम फाइनल होंगे राष्ट्रीय नेतृत्व उसको घोषणा करेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर जवाब दे सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया है, सभी खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया है और कौन खिलाड़ी किस राजनीतिक दल में जाता है उस खिलाड़ी की। और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ है।
वहीं राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कही थी, जिसे लेकर के विज ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके पास चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं है। लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है, जो गठबंधन की बातें चल रही हैं। इसी के साथ ही विज ने यह भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ है। तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हाक में थे कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आई हैं और इतने कैंडिडेट हमारे पास, लेकिन अब शायद गिनती पूरी नहीं होती, अब बंदे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए बाहर से आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं। हमेशा बाहर से सपोर्ट कमजोर आदमी लेता है। हरियाणा में कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 100-200 करोड़ तो कैथल के लोगों को ऐसे ही दे देता। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस शहर में मेरे और आपके बच्चों को रहना है, इस शहर को मैंने और आपने मिलकर चलाना है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि हर घर में एक पुराना मिस्त्री होता है, मैं इस शहर का पुराना मिस्त्री हूं। मैं इस शहर का पुराना मिस्त्री हूं। मैं आज आपसे यही कह रहा हूं, मैं इस शहर का पुराना मिस्त्री हूं। पुराने मिस्त्री को एक पता होता है घर के अंदर ये पक्के लगा रखे हैं बंदे, जिस मिस्त्री ने इनकी तारें लगाई हैं उसी को पता अगर इसमें फ्यूज जुड़ गया तो कहां से तार जोड़ना है। मैं अगर 80 दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री रहता, संजय तुम बताइए यहाँ ऐसा होता क्या? शहर हर कोने में चिड़की लगी होती है। 100-200 करोड़ को मैं उन्हें दे दूंगा ग्रांट के। जैन साहब 100-200 करोड़ में चलते चलते एक दिन में दे जाता। मैं इस शहर का पुराना मिस्त्री हूं। और बीजेपी नेता जवाहर यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में आप सभी साथियों ने मेरा बहुत साथ दिया, जिसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। पार्टी की तरफ से मुझे 26 अगस्त को संदेश मिला कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मेरा साथियों से निवेदन है कि बीजेपी जिसको भी प्रत्याशी बनाकर भेजे, हम सब उसको जिताने में अपना सहयोग करें। इसके साथ ही उन्होंने सरदारी माता बहनों, मित्रों, खासकर दलित बहन भाई और पार्टी कार्यकर्ताओं का विशेष आभार जताया। चंडीगढ़ की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में जवाहर यादव ने ये पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में भले ही कोई भी लड़े, बीजेपी किसी को भी टिकट दे, लेकिन सभी को साथ मिलकर के उस प्रत्याशी को जिताना होगा जिसको पार्टी तय कर रही है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि चाहे जो भी चुनाव लड़े, पार्टी जिसको भी चुनाव यानी टिकट दे, उसके लिए किसी को नाराज नहीं होना, बल्कि साथ मिलकर के जिताने का काम करना है। और कालावली विधानसभा चुनाव को लेकर के कालावली के उपमंडल अधिकारी सुरेश रावेश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक ली जा चुकी है और अगली बैठक जल्द लेंगे। उन्होंने कहा कि समय समय पर बैठकों का दौर जारी रहेगा और किसी को भी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने नहीं दिया जाएगा। कि हमारी चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव कल को हमारा नोटिफिकेशन 5 तारीख है, 5 सितंबर को नोटिफिकेशन मिलेगा। 5 तारीख से हमारा नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है और सभी कैंडिडेट्स 5 तारीख से 12 तक अपना आवेदन इस कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन 5 से 12 तक किए गए हैं। 13 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी यानी इस कार्यालय में, और 16 तारीख तक कैंडिडेट अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। ये हमारे चुनाव की प्रक्रिया रहेगी। और इसके साथ ही जो वोटिंग रहेगी हमारी, वो 5 अक्टूबर को रहेगी और जो हमारी काउंटिंग की डेट है वो 8 अक्टूबर को। आपके चैनल के माध्यम से मैं कालावली विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 5 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। कुछ ब्रीफिंग्स है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा कालावली विधानसभा क्षेत्र के जो
मतदान केंद्र की बात करते हैं तो हमारे 187 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से जो वोटर हैं हमारे 1,88,919 वोटर हैं हमारे। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं कैथल एसपी राजेश कालिया ने शरारती तत्वों को कड़ी चेतावनी भी इसको लेकर दे दी है। इसी के साथ ही लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है। देखिए, इस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कैथल पुलिस पूरी तरीके से सजग है, प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। जिले में निष्पक्ष, भयमुक्त और पूरे सिक्योरिटी के साथ चुनाव कराने के लिए हम अपील भी करेंगे और सबसे ये बताना भी चाहेंगे आपके माध्यम से कि कैथल पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं। हमारे बंदोबस्त बहुत बढ़िया हैं। सिक्योरिटी के एंगल से भी सारी व्यवस्था का जायजा लिया गया है। मेरे द्वारा माननीय डीसी साहब द्वारा भी हमने सभी दौरे किए हैं। जितने भी हमारे काउंटिंग सेंटर्स हैं, जितने भी हमारे स्ट्रांग रूम्स हैं, जहां पे नॉमिनेशन सेंटर्स हैं, सबका हमने दौरा किया है। वहां पे व्यवस्था का, बंदोबस्त का जायजा लिया है। उधर हरियाणा में चुनाव का बिगुल बच गया है और लोगों का कहना है कि जो भी सरकार मुलाना का विकास करेगी उसी को वोट दिया जाएगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। उधर लोगों का कहना है कि ऐसा विधायक हो जो स्थानीय हो और मुलाना के लोगों के बीच में रहकर काम करे। अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ चुनावी बिगुल बच चुका है, पार्टियां तैयार हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र की जनता का कहना है कि जब तक मुलाना का विकास नहीं किया जाएगा या फिर वोट उसी को दिया जाएगा जो मुलाना के विकास की बात करेगा। महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मतदाता इस बार बता रहे हैं और मतदाता वोटिंग के लिए भी पूरी तरीके से तैयार बताए जा रहे हैं। तो अंबाला की तस्वीर, यहाँ पर कोई चुनाव का कोई माहौल नहीं। जब तक यहाँ पर किसी कैंडिडेट की सीट कंफर्म नहीं होती तब तक यहाँ चुनाव का माहौल नहीं है। विधायक तो देखो जी वो चाहिए जो कम से कम सबसे एक बार टच में तो रहे, जो लोकल हैं, आप उनसे मिलता रहे, जो उनकी समस्या है उनकी समस्या का समाधान करे। ऐसा विधायक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बन गए और उसके बाद 5 साल तक किसी से मिले ही नहीं, न सुख में न दुख में। सर यहाँ विकास कार्य तो ठीक ही कह सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ के लास्ट टाइम एमएलए थे वो कांग्रेस से थे और गवर्नमेंट बीजेपी की थी, तो आपको पता है तो दोनों क्रॉस हो गए तो काम में तो दिक्कत आती है। चुनाव कर रहा है, बीजेपी का मोह कर रहा है। ठीक विकास हुआ है बीजेपी में, बहुत रोड बना दी है, सड़कें बना दी है, सारी एक चीज ऑनलाइन कर दी है। विधायक जो फ्रंट ठीक है, जो विधायक कांग्रेस का है पर उसका रोल ज्यादा है नहीं देश हित में, विकास देश हित में भ्रष्टाचार। इलेक्शन का जो माहौल है जी वो तो अभी जो इस वक्त चल रहा है अभी तो पूरा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसे अभी आप किसी पार्टी को ले ले, कांग्रेस को ले ले, कैंडिडेट नहीं मिल रहा कांग्रेस वालों को यहाँ पर मुलाना हल्का में, और वैसी स्थिति बीजेपी वालों की है। और साथ में भी दूसरी पार्टियां भी हैं, जैसे इनेलो है और एक वो दुष्यंत चौटाला की है जो पार्टी, तो सबका मतलब अगर पूछे तो अभी सब डर रहे हैं अपना अपने नाम कैंडिडेट के करने के लिए। बाकी यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, ये इतना पुराना शहर है, यहाँ का अभी तक विकास नहीं हुआ, बहुत यहाँ से विधायक बनते रहे, इतने साल से विधायक बने। इसके यहाँ के मुद्दे यही है कि सड़कें वगैरह अभी भी गलियां वगैरह की समस्या जो की त्यों। सरकार ठीक चल रही है, सरकार बढ़िया चल रही है, पूरा दिहाड़ी करनी मजदूरी है, हमारी सुनाई तो कोई करता नहीं, मजदूर आदमी की सुनाई करा कोई सुनाई नहीं कर रहा। चाहने आने पढ़ लें, कुछ कर लें, कुछ मांग तो नहीं, वहाँ पे कोई बच्चा लग जा, कोई कुछ हिला लग जा, दिहाड़ी बच जा बंदे की, क्या मानो क्या मांगती है भाई, थोड़ी मजदूरी बच जा,
थोड़ा बच्चा पढ़ा लिखा लग जा, कोई बच्चा को यहाँ एक घर मध्य बच्चा लग जा किसी गरीब का, तो बहुत अच्छी बात है। वरुण चौधरी ठीक है, नहीं तो वरुण चौधरी ठीक है। और नवनिर्वाचित सांसद किरण चौधरी ने सांसद के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। किरण चौधरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। गौरतलब है कि किरण चौधरी हरियाणा से निर्विरोध राज्यसभा का उपचुनाव जीतकर सांसद निर्वाचित हुई हैं। तो दिल्ली की तस्वीरें जहां पर किरण चौधरी राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेती हुई नजर आ रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई है। दरअसल बीते दिनों उपचुनाव जब हुए थे राज्यसभा के, तो निर्विरोध जीती थी किरण चौधरी बीजेपी की टिकट से। तो ऐसे में उन्होंने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। और इस दौरान दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। राज्यसभा सांसद अब आधिकारिक तौर पर एक तरीके से बन गई है किरण चौधरी, और आज अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेते हुए भी नजर आई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। चुनावी माहौल में अंबाला बिजली कर्मचारी एक्सीएन के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। आज भी एक्सीएन पर तानाशाही करने के आरोप लगाते हुए बिजली कर्मचारियों ने डीसी के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिन कर्मचारियों पर एफआईआर की गई है उसे रद्द करने की मांग भी की गई है। इस बारे में जब कर्मचारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले एक्सीएन ने बिजली कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया। इस दौरान जब कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो कहीं कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। अब कर्मचारी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर जल्दी इसका समाधान न मिला तो अगले हफ्ते से शहर में अगर बिजली खराब होती है तो कर्मचारी ठीक नहीं करने जाएंगे, खुद अधिकारियों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अम्बाला कैंट में कई कर्मचारियों की समस्याएं थी। यूनियन ने मिलने के लिए 3 नोटिस दिए। इन्होंने मिलने की कोशिश नहीं, बहाने लगाए, और उसके बाद एक नोटिस को हमने पूरे हरियाणा में, उत्तरी हरियाणा में प्रदर्शन किया था। इसके बदले में इसने हमारे कई पदाधिकारियों की पुलिस में कंप्लेंट कर दी और कई कर्मचारियों की बदली कर दी। तो यूनियन इसके विरोध में है। एसपी साहब से बात की थी, उन्होंने भी कोई जो है गंभीर प्रयास नहीं किए, और उसके बाद भी जो है कई दिन से धरना सर्कल ऑफिस में चल रहा है। उच्च अधिकारियों का जो रवैया है वो उदासीन है। तो इससे परेशान होके आज हमने डीसी साहब, क्योंकि जिला चुनाव अधिकारी है, तो उनका हमने ज्ञापन देने का काम किया, क्योंकि धरने प्रदर्शन लंबे चलते हैं तो इसका चुनाव पर भी प्रभाव पड़ता है और जनता पर प्रभाव पड़ता है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमने लगभग 1.5 महीना पहले एक्शन अम्बाला कैंट को पत्राचार के माध्यम से मीटिंग का समय मांगा था। हमने 3 नोटिस दिए। एक्शन अम्बाला महोदय ने हमारे को निर्धारित समय के अनुसार बुलाने के लिए नहीं बुलाया, परंतु उसकी एवज में हमारे को सूचना लिखी कि आप 5 आदमी आए, 2 बजे के बाद आए। उसमें कोई दिन निर्धारित नहीं था। जो भी यह स्थिति बनी प्रोटोकॉल के अनुरूप थी। उसके बावजूद फाइनल नोटिस दिया गया, फिर भी हमने पार्टिकुलर एक आदमी के खिलाफ नारेबाजी नहीं की। जो हमारी केंद्रीय परिषद है उसके अनुसार हमने 9 तारीख को सभी डिवीजनों में हरियाणा की विरोध प्रदर्शन जताया। विरोध प्रदर्शन किसी के बल में उनके नारे नहीं लगाए गए। और हरियाणा में बच्चों के स्वास्थ्य जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि बच्चे स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं रख रहे हैं।
बच्चों की ओरल हेल्थ भी काफी खराब होती जा रही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर के कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके तहत स्कूल में बच्चों की ओरल हेल्थ जांच के साथ साथ 30 प्रकार की बीमारियों की जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चों की ओरल हेल्थ काफी खराब है, वहीं लड़कियों में भी खून की कमी दिख रही है। बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर ये कार्यक्रम चला रहे हैं। नहीं करें जिनके लिए हम चुनाव व्यवस्था की तरफ से जो कार्ड वो दे रहे हैं बच्चे अपना जाए ODI से में अपना अच्छे से ट्रीटमेंट लें और इसका पूरा सप्लीमेंट्री का हाइट और वेट इनका सब कुछ किया जा रहा है। सब बच्चे की जो कमी हम भोजन का इनको सब बातें बताई जा रही है। इसका भविष्य में सब फायदे तो है। बच्चों वैसे तो खाना ध्यान नहीं देते, कई बच्चे एनीमिक है, लड़कियां तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती। स्कूल में टेबलेट भी दी जाती है इनको कैसे खानी है, बिजली खानी गई आगे पीछे दूध और दूध का कोई प्रोडक्ट नहीं लेना, उनको 2-10 जानकारी देनी पड़ती है। तो बच्चे अब की बार में बहुत कम बच्चे एनीमिक मिले। सर R6 के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल बच्चों का यानी 0 से 18 साल के बच्चों का जो है हेड से लेकर 2 तक का हेल्थ चेकअप करके हमने देना। इसमें बच्चों की ओरल हाइजीन, समझ डिसऑर्डर, हेड में कोई प्रॉब्लम है, कोई की आईज में दिक्कत है, कोई की पैर में दिक्कत है, 30 बीमारियां हमें बता रखी हैं जो सीवियर है, जिनका हम इन बच्चों का जन्म से लेकर 18 साल तक का फ्री गवर्नमेंट की तरफ से इलाज भी कर सकते हैं। इसमें चाहे ओरल हाइजीन हो, चाहे वो क्या बोलते हैं सिकड़ी हो, चाहे स्पाइनल बाइफिटा हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका इलाज गवर्नमेंट जो है इनका पैसे जहाँ लगते हैं इनके प्राइवेट में वहां का बिल्कुल पैसे न लगते फ्री में इलाज कर रहे हैं। तो खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।